तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू किया हुआ है और चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में कुछ इंट्रोडक्टरी बात की थी कि एक्सक्रीशन क्या होता है, ये इजेशन से किस प्रकार डिफरेंट है, ऑस्मोरेगुलेशन क्या है, होमोस्टेसिस क्या है और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एनिमल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो वो 3 कैटेगरी के हमने एनिमल देखे थे, अमोनियोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। और उनमें डिफरेंस करने के लिए आपको एक असाइनमेंट क्वेश्चन दिया गया था। उसके साथ साथ हमने कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के एग्जाम्पल भी किए थे। उसमें CO2, पिगमेंट्स, ड्रग्स, excess of vitamin, hormones, water and nitrogenous waste like ammonia, urea, uric acid etc. कुछ इस तरीके से हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट यानी कि इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम और उससे भी पहले हम एक बार जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या क्या किस किस प्रकार के एक्सक्रीटरी ऑर्गन या एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, एक बार उनको डिस्कस करते हैं। तो आइए देखें एक्सक्रीटरी ऑर्गन और स्ट्रक्चर, एक्सक्रीटरी ऑर्गन और स्ट्रक्चर ऑफ सम ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म की हम एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर या एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे प्रोटोजोआन, जैसे कि अमीबा होता है, पैरामीशियम है, इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अमीबा पैरामीशियम, इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर या एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन जो माने जाते हैं, जो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन में मदद करते हैं, उनका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जैसे किस तरीके से एक्सक्रीशन होता है अमीबा के अंदर हम ये डिस्कस भी करेंगे, बट यहाँ पर आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो प्रोटोजोआन होते हैं, अमीबा है, पैरामीशियम, उनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन या स्ट्रक्चर के रूप में क्या प्रेजेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल विच हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। दूसरा स्पंजिज, जो पोरीफेरा होते हैं, स्पंजिज मतलब पोरीफेरा, इनके अंदर भी जो कैनाल सिस्टम होता है, स्पंजिज के अंदर क्या होता है, कैनाल सिस्टम भी होता है और कुछ स्पंजिज के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी पाए जाते हैं। कैनाल सिस्टम एंड या और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। Most of the sponges have canals for excretion of waste, but few sponges or porifera have contractile vacuoles like protozoan, which carried out excretion and osmoregulation. सिलेंट्रेट्स मतलब जैसे हाइड्रा वगैरह हैं, इनके अंदर जो आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होते हैं, अपसेंट। तो ये जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के थ्रू एक्सक्रीशन करेंगे। जनरल बॉडी सरफेस ही इनका एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन मेंटेन करने में मदद करता है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। ऐसे अगर हम बात करें
एनीलिड्स की, एनीलिड्स जैसे अर्थवॉर्म है, सैंडवॉर्म है, इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन और स्ट्रक्चर होती हैं उनको मेटानेफ्रिडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटानेफ्रिडिया। मेटानेफ्रिडिया नेफ्रॉन लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती हैं जो एक्सक्रीशन में मदद करती हैं। नेफ्रिडिया कई तरीके की होती है, डिस्कस करेंगे आगे, बट यहाँ पर स्ट्रक्चर और ऑर्गन का ही नाम लिखना है जो कि एनीलिड्स के अंदर पाया जाता है। फ्लैटवॉर्म के अंदर जो फ्लैटवॉर्म है, फ्लैटवॉर्म के अंदर क्या पाया जाता है? फ्लैटवॉर्म के अंदर जो एक्सक्रीटरी जो स्ट्रक्चर या ऑर्गन पाई जाती हैं वो प्रोटोनेफ्रिडिया है, प्रोटोनेफ्रिडिया। एंड कुछ एक प्लेटफॉर्म्स के अंदर विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं जिनको हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेम सेल। तो प्रोटोनेफ्रिडिया एंड फ्लेम सेल्स are the excretory organ or structure present in flatworm which help in excretion and osmoregulation। जैसे राउंड वॉर्म है, राउंड वॉर्म जैसे एस्केरिस होता है, राउंड वॉर्म का एग्जांपल जैसे एस्केरिस, राउंड वॉर्म, इनके अंदर एच शेप्ड कैनाल सिस्टम होता है, एच शेप्ड कैनाल सिस्टम जो एक्सक्रीशन में क्या करेगा? मदद करेगा। जैसे प्रॉन है, प्रॉन, प्रॉन क्रुस्टेशियंस, क्रुस्टेशियंस जो प्रॉन है वो क्रुस्टेशियंस के अंदर आते हैं और इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रीन ग्लैंड्स। याद रखना क्या होते हैं? इनके अंदर ग्रीन ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो एक्सक्रीशन में मदद करती हैं। अगर हम बात करें अकाइनोडर्मेट्स की, अकाइनोडर्मेट्स जैसे स्टारफिश, तो इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन या जो स्ट्रक्चर पाई जाती हैं उनका नाम होता है ट्यूब फिट which help in excretion and osmoregulation अकाइनोडर्मेट्स के अंदर। अगर हम बात करें आर्थ्रोपोड्स की, किन की बात करें? आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट वगैरह, सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स जो भी है। नेक्स्ट है आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स जैसे इंसेक्ट्स, मिलीपीड्स, सेंटीपीड्स एक्सेट्रा, इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन और जो स्ट्रक्चर पाई जाती हैं उनका नाम है मालफिजियन ट्यूब्यूल, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। जो मालफिजियन ट्यूब्यूल होते हैं वो आर्थ्रोपोड की कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे कि आपने पढ़ा है कॉकरोच वगैरह के अंदर जो इंसेक्ट वर्ग का जो भी जीव है उनके अंदर मालफिजियन ट्यूब्यूल होते हैं फॉर एक्सक्रीशन एंड ओस्मोरेगुलेशन। मोलुस्क्स, जो मोलुस्क्स हैं उनके अंदर 1 और 2 पेयर किडनी होती हैं, 1 और 2 पेयर किडनी या किडनी जैसी सेक लाइक स्ट्रक्चर होती हैं दैट हेल्प इन किसके अंदर? एक्सक्रीशन एंड ओस्मोरेगुलेशन के अंदर इनमें मदद होती है। अब जैसे वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स में फिशिज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स,
बर्ड्स एंड मैमल्स। फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, इनके अंदर क्या पाई जाती है? किडनी। जैसे कि हमने शुरू में आपको बताया था, किडनी हमारे अंदर, मैमल्स के अंदर आते हैं हम ह्यूमन भी, तो इनके अंदर किडनी होती हैं, ऑस्मोरेगुलेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो किडनी वर्टिब्रेट्स की जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन या स्ट्रक्चर है, जो एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन में मदद करती है। तो ये कुछ एक हमने कुछ इंपॉर्टेंट से एग्जाम्पल्स लिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट से कुछ ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल ये उठाए हैं, और उनके अंदर किस तरीके के कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन और स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उनको आपके साथ शेयर किया है। आप इन सभी को आप सिर्फ ऐसे इनके नाम याद रखेंगे, क्योंकि जो फुल डिस्क्रिप्शन है एक्सक्रीशन का वो ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम का है, इनका नहीं है। इनका तो सिर्फ आपको क्या है, ये जो स्ट्रक्चर, ये जो ऑर्गन है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, उन्हीं को क्या करना है, याद रखना है। कोई कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, कोई अगर कोई बात निकल के आए तो हम इजीली उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन और स्ट्रक्चर ऑफ सम ऑर्गेनिज्म। हमने कुछ एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन और स्ट्रक्चर के नाम आपके सामने रखा। अब हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा अगला टॉपिक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन को अब हम डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। जो ह्यूमन है उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे हमको ये तो पता ही है जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो किडनी है, और उसके साथ जो भी एक्सेसरी डक्ट्स या जो एक्सेसरी पार्ट है वो मिलकर एक सिस्टम बनवाते हैं, और वो सिस्टम फिर एक्सक्रीशन में मदद करता है। द excretory organ, the excretory organ and accessory ducts, the excretory organ and यानी कि किडनी and accessory ducts associate together ये आपस में कुछ इस तरीके से जुड़ जाते हैं, एसोसिएट टुगेदर टू फॉर्म ए सिस्टम, और क्या बन जाता है, एक सिस्टम विच हेल्प इन, और वो किस में मदद करेगा, विच हेल्प इन एक्सक्रीशन। तो दो चीजें हैं, एक तो किडनी को हम क्या कह रहे हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और दूसरे एक्सेसरी डक्ट्स, जो नली हैं, जो भी उसके जो पार्ट्स हैं, वो दोनों एक्सक्रीटरी ऑर्गन और एक्सेसरी डक्ट्स आपस में मिल जाते हैं, मिलके एक सिस्टम बना देते हैं, और वो सिस्टम क्या कहलाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और वो किस में मदद करेगा, एक्सक्रीशन के अंदर, उसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहेंगे। अब इसके कंपोनेंट हैं, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, कंपोनेंट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अभी हम जैसे उनके नाम लिख रहे हैं, किडनी, एक पेयर क्या होती है, किडनी, फिर यूरेटर्स, ये भी एक पेयर है, ये भी क्या है, एक पेयर। यूरेटर फिर किस में खुलती है, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी से यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर,
और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा, यूरिथ्रा। और फिर ये जो यूरिथ्रा है ये किसके थ्रू ओपन होता है? यूरिनरी अपर्चर यानी कि यूरिनरी ओपनिंग के थ्रू ये खुल जाता है। तो ये इसके क्या है? पार्ट। अभी हम इसको डायग्रामेटिकली इन सभी पार्ट्स को अभी आपके सामने ड्रॉ करेंगे। कौन कौन से पार्ट हैं? किडनी है एक पैर, यूरेटर है एक पैर, फिर एक यूरिनरी ब्लैडर है और फिर यूरिथ्रा है। उस यूरिथ्रा किसमें किसके थ्रू खुलता है? यूरिनरी अपर्चर के थ्रू, यूरिनरी ओपनिंग के थ्रू। हम जैसे इसको डिस्कस करेंगे ये बात आपको समझाते हुए चलेंगे। अब इसका जैसे डायग्राम, अगर हम इसका डायग्राम ऐसे शो करें तो आपको ये किडनी है, बीन शेप की है, अगर आप ये थोड़ी सी मैं छोटी कर देता हूं तो अगर थोड़ी सी बात समझ सके तो ये कौन सी किडनी है इधर वाली? लेफ्ट किडनी। क्या है? लेफ्ट किडनी। और ये क्या है? राइट किडनी। ठीक है, लेफ्ट और राइट। अब ये एक ट्यूब है जो इसके अंदर ब्लड को लेके आएगी। अब ध्यान से देखो, अभी मैंने दूसरी ब्लड वेसल्स बनाई नहीं है। जो ब्लड लेके आएगी वो ये है। देखो, ये एक ब्लड वेसल है जो दोनों किडनी में ब्लड को लेके आएगी। इसका नाम है, बताओ क्या? इसका नाम है रीनल आर्टरी। क्या नाम है? रीनल आर्टरी, जो ब्लड को लेके आएगी किडनी के अंदर और किडनी में इसको क्या करेगी? ट्रांसफर करेगी। ठीक है। फिर छलने के बाद एक दूसरी ब्लड वेसल्स, ये आप ये देख रहे हैं ऐसे, ये वापिस देखो, ये दूसरी ब्लड वेसल्स है, ये दूसरी ब्लड वेसल्स है। अगर आप चाहो तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दूंगा ताकि आप इसको इजीली समझ जाएं। ये मैं थोड़ा सा डार्क करके बता देता हूं ताकि आप इन दोनों में कंफ्यूजन हटा पाए। देखो, ये वाली है रीनल वेन, जो ब्लड को छलने के बाद वापस लेके जाएगी। तीर का निशान मैंने ऊपर की तरफ दिखाया, इसमें भी तीर का निशान ऊपर की तरफ और इसमें तीर का निशान अंदर की तरफ, इसमें अंदर और इसमें किसमें दिखाया था? बाहर की तरफ। तो ये क्या है? रीनल वेन, जो ब्लड को प्यूरिफाई, ब्लड को वापस लेके आएगी। अब ब्लड के अंदर जो भी कंपोनेंट थे जो हमें जो अनवांटेड थे, जो टॉक्सिक थे, जो एक्सेस थे, उनको अब किडनी छान के और ये दो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अराइज होती हैं इस कॉनकेविटी पार्ट से। जो किडनी का जो ये कैविटी वाला पार्ट है ये कॉनकेविटी है। कॉनकेविटी का मतलब एक कैविटी सी है और इसका नाम भी आप लिख लीजिए, इसको हिलस या हिलम कहते हैं। हिलस या हिलम। तो हिलस और हिलम से ये ट्यूब अराइज होती हैं और ये ट्यूब ऐसे उस अनवांटेड सब्सटेंस को जो किडनी ने छाना है उनको किडनी से लेके आएंगे। यानी कि किडनी ने इम्प्योर ब्लड, ये ध्यान दें, इम्प्योर ब्लड किसके थ्रू लिया? रीनल आर्टरी के थ्रू। फिर छानने के बाद
उस प्योर ब्लड को कौन लेके गया? रीनल वेन। तीर का निशान इसमें बिल्कुल इंडिकेट करने लग रहा है। ब्लड छानने के बाद जो टॉक्सिक सब्सटेंस थे, जो यूरिया था, जो अनवांटेड सब्सटेंस थे, वो सारे इन यूरिटर्स, ये क्या है? यूरिटर के थ्रू, और वो किस में डाल दिए गए? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर छानने के बाद, तो यहाँ से छान के वो सारा जो यूरिन के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, वो किस में इकट्ठा हो जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, इधर से भी और इधर से भी। तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं, ये यूरिटर्स हैं, और ये यूरिन को कहाँ इकट्ठा कर देंगी? अलोंग विद यूरिन, अलोंग विद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और ये कि ट्यूबुलर सी जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देने लग रही है, इसका नाम है यूरीथ्रा। यूरीथ्रा। अभी जब हम आपको ये बताने लग रहे थे, इसके जो पार्ट है मुख्य 4 हैं: किडनी, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरीथ्रा। और जो ये ओपनिंग है जिसके थ्रू ये खुलती है यूरिथ्रा, यूरिन को पास आउट, उसको हम कहते हैं यूरिनरी अपर्चर। यूरिनरी अपर्चर या यूरिनरी ओपनिंग कहते हैं इसको। तो ये यूरिटर की ओपनिंग है, ये यहाँ पर खुलती है, तो इसमें ये इकट्ठा हो जाता है ऐसे। तो ये है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम। तो ये डायग्राम, इसमें वही चीजें दिखाई हैं जो मैंने लिखा था कि कंपोनेंट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन कौन से हैं। तो वो 4 थे, कौन कौन से? किडनी, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरीथ्रा। इसमें ध्यान देने योग्य बात यही है, जो इम्प्योर ब्लड लेके आएगी वो रीनल आर्टरी लेके आएगी, और जो छड़ने के बाद वापस प्योर ब्लड को लेके जाएगी वो रीनल वेन लेके जाएगी। मैं आपको एक बात और यहाँ पर समझा दूँ, यहाँ पर जो प्योर और इम्प्योर ब्लड की बात, जो वेस्ट जो घुले हुए हैं ब्लड के अंदर, उसको लेके कहने जाने लग रही है। यहाँ प्योर और इम्प्योर ब्लड की बात ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि हार्ट के अंदर हमने प्योर और इम्प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बोला था। यहाँ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की ऐसी कोई बात नहीं है। हम यहाँ प्योर ब्लड उसको कहने लग रहे हैं जिस ब्लड में से सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट छन गए हों, तो वो प्योर हो गया। अगर जिस ब्लड के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, पिगमेंट, सोल्ट, ड्रग्स, आयंस, वाटर, कुछ उसके अंदर एक्सेस अनवांटेड विटामिन्स, हार्मोन्स अगर उसके अंदर प्रेजेंट हैं, घुले हुए हैं, अभी छने नहीं हैं, तो वो ब्लड कैसा माना जाएगा? वो ब्लड इम्प्योर माना जाएगा। और उसको कौन लेके आएगी? रीनल आर्टरी, किडनी के अंदर। इधर वाली जो किडनी है वो लेफ्ट है, इधर वाली जो किडनी है वो राइट है। आइए अब हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 एक एक पार्ट को डिटेल में। और पहले हम डिस्कस करते हैं किडनी। पहले क्या डिस्कस करेंगे? किडनी। ये असाइनमेंट का आपका ये क्वेश्चन रहेगा। आपको ये मेरे को ये डायग्राम बना के और ये शो करना है ग्रुप में। देखता हूँ कौन बच्चा कितना बढ़िया ये डायग्राम ग्रुप में शो करेगा और पहले शो करेगा। ठीक है, ओके। अब हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 कंपोनेंट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। और हमारा जो पहला कंपोनेंट है वो कंपोनेंट कौन सा है? बताओ। किडनी। वो कंपोनेंट कौन सा है? किडनी। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो बताए थे उसमें 3 मुख्य एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट थे। वो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट थे मुख्य 3 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन से थे? एक तो था हमारा अमोनिया, और दूसरा क्या था? हमारा यूरिया, और तीसरा क्या था? हमारा यूरिक एसिड।
तो आप इनमें से ये बताओ कि सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन सा है तीनों में, जो सबसे पहले बनता है वो बताओ। ये सबसे इसकी फर्स्ट फॉर्मेशन है, ये सेकंड फॉर्मेशन सेकंड बाद बनता है, और ये लास्ट में बनता है, लास्ट फॉर्मेशन। एक तो ये बनता है, ये बहुत जल्दी बनता है, ये थोड़ा सा उसके बाद बनता है, और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरीके से बनता है। और अमोनिया क्या है? मोस्ट टॉक्सिक, मोस्ट टॉक्सिक। ये क्या है? मॉडरेट टॉक्सिक। और ये क्या है? लिस्ट टॉक्सिक। यानी कि सबसे जो टॉक्सिक कम है वो क्या माना जाता है? यूरिक एसिड। अब 1 ग्राम अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए 1 ग्राम अमोनिया एक्सक्रीट करने के लिए करीबन 300 to 500 ml वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। कितना पानी चाहिए? अगर 1 ग्राम अमोनिया को शरीर से बाहर निकालना है तो ऑर्गेनिज्म को कम से कम 300 to 500 ml वाटर की जरूरत पड़ेगी। बट अगर 1 ग्राम अगर यूरिया को एक्सक्रीट करना है तो ऑर्गेनिज्म को 50 ml वाटर की क्या पड़ेगी? रिक्वायरमेंट। तो अगर 1 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट करना है तो ऑर्गेनिज्म नीड 50 ml वाटर। लेकिन यूरिक एसिड, अगर 1 ग्राम यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करना है तो 10 ml वाटर की ही केवल रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे कम पानी की जरूरत होती है फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, और सबसे ज़्यादा वाटर की जरूरत होती है फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया। इसलिए अमोनिया को रिलीज करने के लिए ज़्यादा पानी की जरूरत होती है, इसलिए ये मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनिज्म हैं वो एक्वेटिक होते हैं जो अमोनिया रिलीज करते हैं, तो उनको पानी की फिर एक्सक्रीशन में दिक्कत नहीं होगी। ये ड्यूअल हो सकते हैं, ये वाटर के अंदर भी और लैंड के अंदर, ये दोनों पाए जाते हैं ये। लेकिन जो यूरिक एसिड है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, लैंड एनिमल्स होते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। जो यूरिक एसिड आपने देखा होगा चिपकली को कभी, तो वो एक छोटी सी एक सफ़ेद कलर की कुछ बॉल सी नीचे गिराती है, वो सफ़ेद सी कलर की जो बॉल सी होती है वो यूरिक एसिड कहलाता है। ऐसे ही बर्ड्स की जो फीकल मैटर होता है, जो बीट सी होती है उसके ऊपर भी एक सफ़ेद पाउडरी कलर का एक सब्सटेंस होता है, उसको भी क्या कहते हैं? यूरिक एसिड। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा टॉक्सिक क्या है? अमोनिया। और इन तीनों में से सबसे ज़्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है एलिमिनेट करने के लिए, वो भी क्या है? अमोनिया वाले जो अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि जो अमोनिया है, अमोनिया इज 1 lakh times, ammonia is 1 lakh times more toxic than यूरिया। यूरिया से 1 लाख गुना ज्यादा टॉक्सिक होती है क्या? अमोनिया। तो अमोनिया यूरिया से 1 लाख टॉक्सिक, एंड यूरिया इज many times toxic, many times toxic than uric acid। उसी तरीके से
जो यूरिया है वो भी कई गुना ज़्यादा टॉक्सिक होता है, किससे? यूरिक एसिड से। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या है? अमोनिया। 1,00,000 गुना ज़्यादा खतरनाक है यूरिया से, और फिर कई गुना ज़्यादा खतरनाक यूरिया है, किससे? यूरिक एसिड से। आपने तीनों के बीच में डिफरेंस किया था, अमोनियोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म। इसमें से कई बार ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कितने पानी की ज़रूरत होती है, किस में ज़्यादा की ज़रूरत होती है, किस में कम की ज़रूरत होती है, कौन सा ज़्यादा टॉक्सिक है, कौन सा कम टॉक्सिक है, सबसे पहले कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद ज़्यादा मच कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल रिएक्शन से लास्ट में कौन सा बनता है। तो इस तरीके के ये सभी क्वेश्चंस को कवर करने के लिए मैंने इस छोटे से टॉपिक को इसमें इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे जो कंपोनेंट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा, उनको 1 बाय 1 नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा कंपोनेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या हमारा नेक्स्ट लेक्चर? एक्सप्लेनेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ excretory system. Okay.